नमस्कार। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कैसे फल बेचने वाले ने किया देश का सबसे बड़ा घोटाला। ना 5 ना 10 ना 15, 30,000 करोड़ का देश का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला। किस तरह से एक फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले ने एक फर्जी स्टैम्प पेपर बनाकर किया इस घोटाले को अंजाम दिया, और किस तरह से उसने अपना नेटवर्क फैलाया पूरे इंडिया में। किस तरह से उसने स्कूल के जो MBA पास आउट बच्चे थे उनको जॉब दी। किस तरीके से उसने एक पियोन से लेकर के बड़े बड़े ऑफिसर्स को खरीद लिया। शुरुआत करते हैं इस घोटाले की। ये घोटाला हुआ कैसे, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, तो बेसिकली कब क्यों कहाँ कैसे किस लिए इस घोटाले को अंजाम दिया गया, किसने इस घोटाले को अंजाम दिया गया। शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पारस और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो शुरुआत करते हैं। इस घोटाले का जो मुख्य आरोपी था वो था अब्दुल करीम तेलगी, जिसे इस घोटाले को तेलगी स्कैम 2003 स्टाम्प पेपर घोटाला इसके नाम से जाना जाता है। बेसिकली ये स्टाम्प पेपर जो होता है उसका घोटाला था। तो बात करता हूँ मैं तेलगी की। तेलगी जिसका पूरा नाम था अब्दुल करीम तेलगी, जिसका जन्म 1961 में कर्नाटक के खानापुरा एरिया में हुआ था, और ये अपने घर परिवार में अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा बेटा था। इसके पिताजी जो थे वो रेलवे में 4th क्लास में जॉब किया करते थे, और शुरुआत में इन लोगों की स्थिति जो थी काफ़ी गरीब थी। बड़ी मुश्किल से इन लोगों का जीवन यापन हुआ। अब प्रॉब्लम कब हुई, जब इसके पिताजी की बीमारी की वजह से डेथ हो गई। जब डेथ हो गई तो तेलगी सबसे बड़ा बेटा था, सारी जिम्मेदारी तेलगी के ऊपर आ गई, और तेलगी का स्टडी में भी इंटरेस्ट था, उसको अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखनी थी। तो उसने इन दोनों चीज़ों को करना जरूरी समझा। तो इसने क्या किया, रेलवे स्टेशन पर, खानापुर रेलवे स्टेशन पर ये सब्जियों का, फल का ठेला लगाने लग गया, और साथ साथ में अपनी पढ़ाई भी करने लग गया। तो इसका करियर जो है एक फल का ठेला लगाने वाले से किस तरीके से इसने 30,000 करोड़ तक का घोटाला किया, ये सब आगे की स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वहाँ पे अपना ये ठेला लगाता, ट्रेन में खानापुर स्टेशन पर, और ट्रेन में अपना फल फ्रूट बेचता, और साथ साथ में पढ़ाई भी करता। तो इस तरीके से करते करते इसने अपनी 12th की स्टडी कंप्लीट कर ली, और उसके बाद इसने अपना BCom कर लिया। जब BCom इसने कंप्लीट अपना किया, उसके बाद इसे जॉब की तलाश में बाहर निकला ये, और इसने अपनी पहली जो जॉब की, इसकी जो फर्स्ट जॉब थी वो थी मैसर्स फिलिप्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। इसने एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब की। तो वहाँ पे इसकी लेट लतीफ़ी के कारण, लापरवाह था शुरू से, उसको जॉब से निकाल दिया गया। ये सिलसिला आगे भी चलता रहा। फिर ये अपना इसने रुख किया मुंबई का, सपनों का शहर मुंबई। वहाँ पे इसने कोलाबा में इसने अपना किशन गेस्ट हाउस है, वहाँ पे इसने जॉब की एज अ मैनेजर की। तो वहाँ पे भी जॉब करता रहा। वहाँ क्या हुआ, इसका जब गेस्ट हाउस है तो वहाँ पे अलग अलग तरह के लोग आते हैं, तो लोगों से इसका मिलना जुलना स्टार्ट हो गया। तो वहाँ से इसको ये पता चला कि आजकल लोग जो हैं सऊदी अरब जा रहे हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में जा रहे हैं, जहाँ पे लोगों की ज़रूरत है, और कम पैसे में, कम टाइम में पैसा कमाया जा सकता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। जितना टाइम इसको इंडिया में लगेगा, उतना ही टाइम अगर ये सऊदी में लगाए तो ज़्यादा पैसे कमा सकता है। तो इसने उन लोगों की सलाह से, उनसे पूछ पाछ के, और अपना सऊदी अरब की तरफ ये चला गया। वहाँ पे इसने अपना काम किया, और 7 साल तक ये वहाँ पे काम करता रहा। तो 7 साल के बाद इसने वहाँ पे ये फील किया कि लोग आना तो चाहते हैं इंडिया से, गल्फ़ कंट्रीज़ में, सऊदी में, दुबई में, लेकिन उनको ये नहीं पता कि पासपोर्ट कैसे बनेगा। जो बेसिक सी चीज़ है कि पासपोर्ट कैसे बनेगा, अच्छा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो ये 7 साल बाद इंडिया वापस आ जाता है। जब ये इंडिया वापस आ गया तो इसने सोचा कि क्यों ना मुझे यही काम किया जाए। इसने मौके को तलाशा, और मौके पे इसने चौका मार दिया। इसने अपना पासपोर्ट का काम चालू कर दिया, डॉक्यूमेंट्स का काम चालू कर दिया, इसने लोगों को वीज़ा लगवाना स्टार्ट कर दिया। तो इसने जो है अरेबियन मेट्रो ट्रेवल्स के नाम से कंपनी की शुरुआत की, और इसने अपना कारोबार चलाना चालू कर दिया। अब क्या होता है कि 1980 से 1990 के बीच में इसका काम दबा के बढ़िया चलने लग गया। और उस बीच में इसने क्या किया, जो मजे की बात इसने की, इसने क्या किया कि कुछ लोगों के ना पासपोर्ट इसने फर्जी बनाना चालू कर दिए। जैसे कि कोई क्रिमिनल है, किसी का किसी वजह से वीज़ा नहीं लग पा रहा है, तो इसने अपना जुगाड़बाजी करके ये सारा काम करना स्टार्ट कर दिया। बेसिकली इसने फर्जी पासपोर्ट बनाना चालू कर दिए, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना इसने शुरू कर दिए। तो अब उस समय क्या होता है कि इसकी किसी ने कंप्लेन कर दी। 2-3 बार जब कंप्लेन हुई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, और तेलगी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब्दुल करीम तेलगी की पहली बार गिरफ्तारी फर्जी पासपोर्ट की वजह से हुई, जो कि 1991 का दौर था। 1990 तक इसका बढ़िया चला। तो उसके बाद जब ये जेल में चला गया,
तो जेल में जाने के बाद फिर इसकी लाइफ में एक ट्विस्ट और आया, वहाँ पे एंट्री होती है रतन सोनी की। रतन सोनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। रतन सोनी ने इसको जेल में आइडिया दिया कि देख भाई ऐसा है, अब जेल से तो तू बाहर निकलेगा ही, तूने कोई मर्डर तो किया नहीं है जो हमेशा जेल में रहेगा, तो जेल से तो तू बाहर निकलेगा, तो जेल से बाहर निकलने के बाद करेगा क्या? क्योंकि पासपोर्ट हो गया, फर्जी पासपोर्ट हो गया, फर्जी नोट हो गया, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि जल्दी पकड़ में आती हैं। तो उसने, रतन सोनी ने इसको आइडिया दिया कि तू फर्जी स्टैंप का काम कर, फर्जी स्टैंप बना, उसको बेच, ना ही इसमें कोई खून खराबा है, ना ही पुलिस ना ही सरकार इस पर इतना ध्यान देती है। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें पैसा तो बहुत है लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। और सोनी भी उस समय स्टैंप बेचा करता था, तो सोनी का आइडिया इसे सही लगा, इसने आके उस पर काम करना समझा, जरूरी समझा। तो इसने क्या किया, अब स्टैम्प पेपर क्या होता है, वैसे तो सबको पता होगा, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। स्टैम्प पेपर एक डॉक्यूमेंट होता है, 150 इस टाइप से होता है। जैसे कि हमें कोई रेंटल एग्रीमेंट करना है, अगर मैरिज होती है, या फिर हमें कोई ज़मीन की रजिस्ट्री करवानी है, तो उसके लिए स्टैम्प पेपर का यूज़ किया जाता है। अगर उस स्टैम्प पेपर जो है सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त एक डॉक्यूमेंट है। अगर मान लो आपने किसी से कोई ज़मीन खरीदी और वो बंदा मना कर देता है, तो उस स्टैम्प पेपर पर सबकी मोहर लगती है, सिग्नेचर होते हैं, तो आप उसके बेसिस पे कोर्ट में जा सकते हो और कोर्ट में जा करके लड़ सकते हो उसके खिलाफ स्टैम्प पेपर के बेसिस पे। तो तेलगी ने क्या किया, अब 19 और उस समय क्या था कि जब तेलगी जेल में था 1991 में, उसके थोड़े टाइम बाद क्या हुआ था, स्कैम 1992 बाहर आया था, हर्षद मेहता वाला, सबने सीरीज भी देखी होगी स्कैम 1992। उस समय क्या था कि स्टैम्प पेपर की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि शेयर मार्केट में घोटाला हो चुका था, पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ था, लोग अपने शेयर बेच रहे थे। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना कि 1992 में जब हर्षद मेहता वाला घोटाला हुआ था, तो लोग अपने शेयर बेच रहे थे, सरकार हो गया, कंपनीज हो गई, वो पैसे दे नहीं रही थी बेचने के, तो लोग आपस में ट्रांसफर कर रहे थे। तो एज अ रेवेन्यू स्टैम्प, जैसे ए ने बी को सेल किया, तो ये दोनों आपस में एक एग्रीमेंट कर लेते थे रेवेन्यू स्टैम्प पर कि हाँ भाई इस बंदे ने मुझे इतने शेयर ऐसे तरीके से बेचे हैं। तो ये चल रहा था, तो ये चीज़ पूरे देश में चल रही थी, तो स्टैम्प की डिमांड बहुत ज़्यादा थी और ये एक ऐसा फील्ड था जहाँ पे किसी का ध्यान नहीं था। तो इसने क्या किया, 1994 में स्टैम्प बनाने के लिए लाइसेंस ले लिया। सबसे पहले तो लाइसेंस इसलिए ले लिया क्योंकि ये तो पहले से ही क्लियर था कि इसने फर्जी काम करना है, फर्जी स्टैम्प पेपर बनाएगा और बेचेगा धड़ल्ले से। लेकिन इसने लाइसेंस इसलिए ले लिया कि ताकि कोई ध्यान ना दे, लाइसेंस होगा, लाइसेंस नंबर होगा, सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं वो जेन्युइन दिखेंगी, तो काम चलता रहेगा। उसके बाद क्या हुआ, अब जब आपने स्टैम्प पेपर का लाइसेंस ले लिया, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि लाइसेंस स्टैम्प पेपर बनेगा कैसे, बनेगा कहाँ पे, मशीन चाहिए, क्योंकि मशीन हर किसी के पास तो होती नहीं है, ना ही सरकार प्रोवाइड कराती है। अब नोट बनाने की मशीन हर किसी को थोड़ी मिल सकती है। तो उसी तरीके से अब इसने ये सारी जानकारी इकट्ठा की और इसने पासपोर्ट जब ये काम किया था अपना, तो उसमें पैसा तो कमाया हुआ था इसने। तो मेनली क्या होता है कि स्टैम्प पेपर बनते हैं नासिक में, नासिक सिक्योरिटी प्रेस, वहाँ पे बनते हैं स्टैम्प पेपर और वहीं पे ये सब मशीनें होती हैं। तो इसने क्या किया, वहाँ पे ना जो बंदे थे उनसे कांटेक्ट किया, जो लोग वहाँ पे थे, पियोन से लेके ऑफिसर सबको खरीद लिया, पैसा देके, पैसा फेंको तमाशा देखो, वो वाला काम किया इसने, सबको खरीद लिया। अब उनसे इसने डिवाइस लिए कि बनाना कैसे है, पेपर लिया, टेक्नोलॉजी लिए, सारी चीज़ें बाय की। बाय कैसे की, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ध्यान से समझना। अब जब इसको स्टैम्प पेपर बनाना है तो इसको मशीन की ज़रूरत है, पेपर की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की बनाना कैसे है। तो अब ये क्या करता है कि पहले उन मशीनों में क्या होता था, वो जब मशीनें ख़राब हो जाती थी तो उसकी बोली लगती थी, और जब बोली लगती थी तो वो कबाड़ के भाव में जाती थी, क्योंकि वो मशीनें ख़राब होती थी। ख़राब मशीन ही बेचेगी, अगर सही मशीन सरकार बेचती है तो उससे तो कोई भी बना लेगा। तो इसने वहाँ पे जो लोग थे उनको पैसे दे करके सही मशीनों को पहले कबाड़ घोषित करवाया। मशीनें वो सही थी लेकिन उनको सबसे पहले कबाड़ घोषित करवा दिया कि ये मशीनें बेकार हैं, ये किसी काम की नहीं है। जब वो कबाड़ हो गई तो उसका ऑक्शन होगा, बोली लगेगी, तो ऊंचे दाम की बोली लगाकर उन सही मशीनों को जो कि खराब घोषित कर दी गई थी उनको खरीद लिया। ठीक है, एक काम इसका ये हो गया। अब इसके पास सारी चीज़ें आ चुकी थी, सारे अस्त्र शस्त्र से लैस हो चुका था ये, बस इसको अब देरी ये थी कि स्टैम्प पेपर बनाने की। वो चीज़ भी इसने पैसे देके हासिल कर ली। ये बेसिकली क्या करता था कि किसी को रिश्वत नहीं देता था, ये कमीशन पे करता था कि मेरा ये काम करो इतने पैसे, मेरा ये काम करो इतने पैसे। बहुत बड़ा नेटवर्क था भाई साहब इसका। तो इसके पास सारा कुछ आ गया। अब इसने अपना कारोबार स्टार्ट कर दिया। जब कारोबार इसने स्टार्ट कर दिया, इसने अपने कारोबार की शुरुआत की महाराष्ट्र से।
महाराष्ट्र से इसने अपने कारोबार की शुरुआत की और धीरे धीरे इसने अपना नेटवर्क इतना फैला लिया कि इंडिया के 16 राज्यों के 70 शहरों में इसका नेटवर्क फैला हुआ था। और भाई साहब इसने लगभग 300 से 350, टाइम्स ऑफ इंडिया की अगर रिपोर्ट माने, 300 से 350 MBA पास आउट स्टूडेंट्स को हायर किया और उन लोगों को जॉब पर रखा। और इसने कांटेक्ट किया बैंक से, अच्छा कुछ प्राइवेट कंपनीज से, उनसे कांटेक्ट किया कि उनके पास इसने अपने स्टैंप रखे। गवर्नमेंट के तो स्टैंप पहले थे ही, क्योंकि फर्जी स्टैंप तो पहली बार छप रहे थे। तो इसने उन लोगों के, अब MBA जो स्टूडेंट बच्चे थे उनको जॉब पे रख के सारी जगह अपने स्टैंप पेपर फैला दिए और जिन जिन जगहों पर रखवाए जहाँ पे जरूरत होती थी उन लोगों को भी कमीशन दिया कि मेरे स्टैंप पेपर तुम रखो। उन लोगों को भी कमीशन दिया कि मेरे स्टैंप पेपर तुम फ्रंट पे रखो, मेरे स्टैंप पेपर बिकेंगे। क्योंकि होता क्या है कि स्टैंप पेपर में भाई साहब नोट से भी ज़्यादा कमाई है। 100 रुपये का नोट अगर छापा है किसी ने तो वो 100 में ही चलेगा। लेकिन अगर आप आज की डेट में भी स्टैंप पेपर लेने चले जाते हो तहसील वगैरह में जहाँ पे मिलता है बेसिकली, तो वहाँ पे भी 100 रुपये का स्टैंप पेपर विद स्टैंप ड्यूटी 110-120 रुपये का बिकेगा। जेन्युइन, ये तो फर्जी था, इसमें तो और ज़्यादा मार्जिन है। तो इसने इस तरीके से अपना नेटवर्क फैला दिया। रिपोर्ट के हिसाब से कर्नाटक में एक साल में एक भी स्टैंप पेपर नहीं बिका। सरकार का एक साल में एक भी स्टैंप पेपर नहीं बिका। सारे तेलगी के स्टैंप पेपर फ्रंट पे होते थे, वही बिकते थे, वहीं से पूरा नेटवर्क चल रहा था इसका। और अब ये भी देखो, एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि भाई स्टैंप पेपर लोग अपनी कर्नाटक में रजिस्ट्री करवा रहे हैं, रेंटल एग्रीमेंट हो रहे हैं, शादियां हो रही हैं लोगों की, तो स्टैंप पेपर तो हो रही हैं, स्टैंप पेपर तो बिक रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। सरकार के पास अगर 100 स्टैंप पेपर उन्होंने रखे हुए हैं, 100 के 100 पड़े हैं और लोग अपना काम भी कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि किसी ने कंप्लेन क्यों नहीं की? क्योंकि इसने सबको खरीदा हुआ था, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, सब लोगों को इसने खरीदा हुआ था और ये अपना नेटवर्क चला रहा था बड़ी खुशी से, बड़े धड़ल्ले से इसका काम चल रहा था। अब होता क्या है कि 1995 में ये सब चलता रहा। 1995 में इसका रतन सोनी, जिससे इसकी जेल में मुलाकात हुई थी, उसके साथ इसकी लड़ाई हो गई और इसने अपनी एक खुद की अपनी प्रेस खोली। जैसे दो पार्टनर्स के बीच में लड़ाई हो गई, इसने अपना अलग प्राइवेट कर दिया सारा कुछ कि अब अपना ही रोला चलेगा, ठीक है। तो इसने 1995 में सब अपनी जो है प्रेस वगैरह खुद स्टार्ट कर ली इसने, काम चलता रहा। इसकी अब धीरे धीरे कंप्लेन आना भी स्टार्ट हो गई, लेकिन लोग मिले हुए थे, पैसे ले रहे थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसने इतना करप्शन किया, इतना लोगों को पैसा दिया कि जब बाद में SIT की टीम ने जांच पड़ताल की तो भाई साहब एक हेड कांस्टेबल को पकड़ा गया जिसकी तनख्वाह थी 9,000 रुपये। 9,000 रुपये वो कमाता था और उसके बाद से 100 करोड़ रुपए निकले हैं। ये मैं बिल्कुल लोअर लेवल की बात बता रहा हूँ कि एक हेड कांस्टेबल जिसके पास 9,000 रुपये की कमाई थी, 100 करोड़ रुपए निकले हैं उसके पास। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लो कि बहुत बड़ा घोटाला था। कुछ रिपोर्ट्स का तो ये मानना है कि 30,000 नहीं, 1,00,000 करोड़ का घोटाला था। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसका 1995 में इसने अपनी प्रेस खोली, सोनी से इसका पंगा हो गया। आगे चलते रहे। ये थोड़ा शौकीन मिजाज का बंदा था, तो मेन क्या हुआ, इसके पीछे से कंप्लेन तो आ रही थी। ये हाईलाइट कब हुआ मार्केट में, न्यूज़ में कब आया, जब इसने मुंबई में एक रात में एक बार गर्ल पर 93 लाख रुपीस, 93 लाख रुपए उड़ा दिए एक रात में। उस लड़की पर इसने 93 लाख रुपए लुटा दिए, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि अब कंप्लेन कंटिन्यूसली आ रही थी, तो अब पुलिस भी पकड़ना चाह रही थी, लेकिन उसके पास कोई वैलिड प्रूफ नहीं था कि रंगे हाथ कैसे पकड़ा जाए। तो पुलिस को इस बीच में एक टिप मिलती है कि भाई ऐसे ऐसे है कि एक फर्जी अपने स्टैंप जा रहे हैं किसी गाड़ी में, तो पुलिस उसको पकड़ दी। एक पूरा ट्रक लोडेड स्टैंप पेपर से भरा हुआ पकड़ लिया गया। फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ती रही। बाद में कई लोगों के नाम आए, उसमें से मेन बंदा जो आया अब्दुल करीम तेलगी, अपने तेलगी बाबा आए उसमें बाहर, उनका नाम हाईलाइट हो गया। और बारगल जैसे 93 लाख रुपीस लुटाए थे, तब भी ये पूरे चर्चाओं में थे, अखबार के फ्रंट पेज पे आ गए ये। तो अब पुलिस ने इनको पकड़ना शुरू किया। अब यहाँ से क्या होता है, इनकी पकड़म पकड़ाई चालू होती है। अब इसने शुरुआत में क्या किया था, सबसे पहले इसने सऊदी अरब गया, वहाँ से 1980 में इसने अपना फर्जी पासपोर्ट का काम किया। 91 में जेल में चला गया। जेल में जाने के बाद इसने अपना वहाँ पे रतन सोनी से मिला। उसके बाद इसने अपना फर्जी स्टैंप पेपर का कारोबार चालू कर दिया। 95 में इसकी लड़ाई हो गई रतन सोनी से। उसके बाद ये अपना कर रहा था बीच में, फिर ये हाईलाइट हो गया पैसे लुटाने के मामले में। अब पुलिस पड़ जाती है इसके पीछे। अच्छा, चोर पुलिस का खेल चल पड़ा। अब ये सबसे मिला तो हुआ है, जब पुलिस जहाँ पे पहुंचती ये वहां से बाहर, पुलिस जहाँ पे पहुंचती ये वहां से बाहर। तो इनको बाद में टिप मिली
कि जो अब्दुल करीम तेलगी है वो अजमेर में है, और अजमेर के इसको अजमेर के दरगाह से पकड़ा गया। क्या हुआ क्या, वो भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हुआ क्या कि पुलिस वाले जब इसको पकड़ रहे थे, ढूंढ रहे थे, तो ये वहाँ पे मिला नहीं, लेकिन एक जो पुलिस वाला था उसने देख लिया इसको। जब इसको देख लिया, लेकिन कंफ्यूजन ये था कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो वो भी सिविल में वर्दी में थे, पुलिस वाले भी, हो सकता है या नहीं हो सकता। तो जो तेलगी के अपने चाहने वाले लोग थे वो उसको लाला के नाम से बुलाते थे, तो उस पुलिस वाले ने कहा लाला। अब लाला जो था तेलगी, लाला ने एकदम मुड़ के देखा तो उनका जो शक था वो यकीन में बदल गया और उसको वहीं पे धर दबोच लिया। यानी ये स्टोरी है 2001 की। 2001 में अब्दुल करीम तेलगी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाद में कुछ रिपोर्ट, कुछ वीडियोस ये भी आई कि 2017 में वहाँ की जो डीआईजी थी उन्होंने भी बताया कि अब्दुल करीम तेलगी जो है वहीं से अपना जेल में बैठे बैठे अपना पूरा नेटवर्क चला रहा था, लैपटॉप वगैरह पड़े हुए हैं, 4 लोग मसाज कर रहे हैं उसकी, वहीं से उसका स्टैम्प पेपर का घोटाला चल रहा था। मतलब हर एक चीज़ चल रही थी अपने प्रॉपर वे में, कोई दिक्कत नहीं है, बस जेल में पकड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आगे इसके लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया गया, इस पे आगे इन्वेस्टिगेशन चलती रही। तो अब्दुल करीम तेलगी से जब पूछताछ की जाती थी तो कोई जवाब नहीं देता था वो ढंग से, कोई जांच में कोई सहयोग नहीं कर रहा था। तो फिर इसका नार्को टेस्ट किया गया। नार्को टेस्ट में क्या किया गया, नार्को टेस्ट की एक वीडियो भी वायरल हुई थी उस समय। नार्को टेस्ट क्या होता है, नार्को टेस्ट में बंदा आधा बेहोश में होता है, आधा होश में होता है। ठीक है, तो उससे नार्को टेस्ट में वहाँ पे एक जो है महिला जो है पुलिस ऑफिसर अब्दुल करीम तेलगी से क्वेश्चन पूछ रही है कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं इस पूरे उसमें पंगे में। तो अब्दुल करीम तेलगी ने कि महाराष्ट्र के जो अपना एनसीपी के कुछ नेता हैं उन लोगों का नाम दिया, कुछ बॉलीवुड के एक्टर इसमें इन्वॉल्व थे। तो बहुत बड़े लेवल पे ये काम हो रहा था और अब्दुल करीम तेलगी का ये कहना था कि मैं तो एक बेहद छोटी सी मछली हूँ, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, उनको जाके पकड़ो। तो इस तरीके से आगे चलता रहा। उसके बाद क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन तो चली रही थी, 2001 में इसको गिरफ्तार कर लिया गया था। 2007 में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। फैसला ये सुनाया गया कि अब्दुल करीम तेलगी को इसमें दोषी पाया गया और 2007 में इसको 30 साल की सजा और 202 करोड़ रुपए का जुर्माना दिया गया, जो कि इतिहास में अब तक का सबसे ज़्यादा किसी कोर्ट के द्वारा लगाया गया जुर्माना है, 202 करोड़ रुपए। तो तेलगी भैया को 30 साल की सजा और 202 करोड़ का जुर्माना दे दिया गया। अब आगे चल के क्या होता है कि 2007 में इसको सजा हुई 30 साल की, तो 2037 तक इसको जेल में रहना था। तो 2017 में लेकिन इसकी मौत हो जाती है, क्योंकि मौत के पीछे इसको जो कारण बताया गया पुलिस के द्वारा वो ये बताया गया कि इसको एड्स था, एड्स की वजह से इसकी मौत हो जाती है। लेकिन इसके जो घर वाले थे और जो पुलिस जो अपने वकील था इसका, उन लोगों का ये कहना था कि जब इसका मेडिकल चेकअप किया गया था तब इसको एड्स का इंजेक्शन दिया गया है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, उन लोगों को दबाने के लिए इसका नाम लिया गया है। और बाद में 2018 में इस केस को बंद कर दिया गया और जो लोग इसके साथ के पकड़े हुए थे उनको छोड़ दिया गया, ये कहकर कि उनके पास, पुलिस के पास इस चीज़ के पुख्ता सबूत नहीं है। तो इस तरीके से अब्दुल करीम तेलगी जो है उसके साम्राज्य का अंत हुआ। किस तरीके से उसने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी, फल से लेकर के स्टैम्प पेपर तक 32,000 करोड़ का इसने घोटाला किया। ठीक है, अब इसके ऊपर सीरीज आ रही है एक सोनी लिव पर, स्कैम 2003, उसका हम सबको इंतजार रहेगा, आप सब लोग देखेंगे। मैंने आपको छोटा सा एक पिक्चर दिखा दी है कि इस तरीके से देश का सबसे बड़ा घोटाला हुआ। उन सब लोगों ने अपना काम कर लिया है। आप लोग प्लीज़ मेरे लिए ये काम कर दीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली बार।